क्या आप जानते हैं कि जो आज हमारे यहाँ ए लिखा जाता है, ये सबसे पहले एक बैल का सर हुआ करता था। डू यू नो दैट द लेटर बी, जिसको आज हम लिखते हैं, इन फर्स्ट टाइम इट वाज रिटन इन द शेप ऑफ अ हट और अ हाउस। एक घर या झोंपड़ी की शक्ल में लिखा जाया करता था। तो सबसे पहले चीज़ों को तस्वीरों की शक्ल में लिखा जाया करता था और उन आइडियाज़ को समझाया जाया करता था तस्वीरों की मदद से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट है उसकी एवोल्यूशन के बारे में, कि वो अल्फ़ाबेट जिसको आज हम इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, क्या ये हमेशा से ही ऐसी थी जैसी हमें आज नज़र आती है। तो जैसा कि आप लोगों को सबको इल्म है और मैं पिछली वीडियो के अंदर भी इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो अपने 3 फेसेस से होकर गुजरी है: ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जिस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी हमारी मॉडर्न इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है उससे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मिडल इंग्लिश की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है हमारी मॉडर्न इंग्लिश से। जिस तरह से अल्फ़ाबेट की जो एवोल्यूशन हुई है वो किस तरह से हुई है, आज की वीडियो में हम उसी का जिक्र करेंगे। इसके अलावा मैं एक आपको बात और बताता चलूँ यहाँ पर कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दुनिया की रिचेस्ट लैंग्वेज कहलाती है। आपको पता है क्यों? लेट मी टेल यू। इसको रिचेस्ट लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोकैब पाई जाती है। काफ़ी हद तक इसके जो वर्ड्स हैं वो इसमें मौजूद हैं और उसकी वजह भी यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंसिस्टेड है और वो कैरी करती है दुनिया की 3 बड़ी लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट को, जिसमें लैटिन, जर्मन और फ्रेंच आ जाती हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिन अल्फाजों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो है लैटिन लैंग्वेज का। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के से बहुत सारे अल्फाज नज़र आएंगे जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिए हुए हैं। इसी तरह से उसके बाद आपको जर्मन और फ्रेंच के भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे जो कि इंग्लिश के अंदर इंक्लूड हुए हैं। हत्ता कि और भी दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेज के अल्फाज जो हैं वो आपको इंग्लिश के अंदर मिलेंगे। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं भी जाते, अगर हम अपनी उर्दू लैंग्वेज की बात करते हैं तो इस लैंग्वेज के भी बहुत सारे वर्ड, जैसा कि बिरयानी। अब ये बिरयानी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। हत्ता कि अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ऊपर जाकर सर्च भी करते हैं बिरयानी का, तो बाकायदा इसकी मीनिंग और डेफिनेशन और इसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। इसी तरह से और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि लस्सी का वर्ड अगर हम सर्च करते हैं तो वो उसी तरह से इस डिक्शनरी के अंदर आ जाता है। या पकोड़ा कह लें, या फिर इस तरह के अल्फाज और भी बहुत सारे हैं जो एज इट एज़ जेल का वर्ड है, ठीक है, जंगल का वर्ड है। ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर एज इट एज़ ऐड कर दिए गए हैं। यही वजह है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो दुनिया की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा भी रखती है और इसी तरह से दुनिया की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस में तीसरे नंबर पर भी आती है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की जो अल्फ़ाबेट है उसकी एवोल्यूशन की, कि किस तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एवोल्यूटेड हुई। क्या आप जानते हैं कि जो आज हमारे यहाँ ए लिखा जाता है, ये सबसे पहले एक बैल का सर हुआ करता था। डू यू नो दैट द लेटर बी, जिसको आज हम लिखते हैं, इन फर्स्ट टाइम इट वाज रिटन इन द शेप ऑफ अ हट और अ हाउस। एक घर या झोंपड़ी की शक्ल में लिखा जाया करता था। तो चलें शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें आपको बताते हैं कि जो हमारी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है फ्रॉम ए टू जी, ए टू जेड, ये किस तरह से अपनी एवोल्यूशन के दौर से होकर गुजरी है और इसको आज हम किस तरह से देख पाते हैं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि इंग्लिश राइटिंग की हिस्ट्री इतनी ही पुरानी है जितनी कि रीडिंग की, कि जब इंसान को लिखने की ज़रूरत पड़ी फिर इंसान ने पढ़ना भी शुरू किया। तो जब किसी भी लैंग्वेज को शुरुआत में लिखा गया तो सबसे पहले चीज़ों को तस्वीरों की शक्ल में लिखा जाया करता था और उन आइडियाज़ को समझाया जाया करता था तस्वीरों की मदद से। ये जो आइडिया था कि तस्वीरों की मदद से एक जगह से या एक इंसान से पैगाम को दूसरे इंसान तक पहुंचाया जाए, इसको हायरोग्लिफ्स कहा जाता था। हायरोग्लिफ्स कहते थे तस्वीरों की मदद से
लिखने को। पुराने ज़माने के अंदर जब अल्फ़ाबेट ईजाद नहीं हुई थी तो लोग इन तस्वीरों की मदद से अपने पैगामात को दूसरों तक पहुंचाया करते थे और इस आइडिया की शुरुआत की थी इजिप्शियंस ने। पुराने ज़माने में इजिप्शियंस को जब नीड हुई आइडियाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की, इन्होंने हायरोग्लिफ्स का इस्तेमाल किया। तभी से ही जो है वो इस राइटिंग की शुरुआत हुई और लोग अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करने लगे। और ये अल्फ़ाबेट पहले इजिप्शियन से, रोमन्स, ग्रीक्स से होती हुई आज हमारे पास पहुंची है। तो यकीनन इस पे बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे इन लेटर की। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। अगर ए की बात की जाए तो ये पुराने ज़माने के अंदर एक बैल की शक्ल में लिखा जाया करता था। फिर वहाँ से ये तब्दील होता होता रोमन से, फिर जर्मन से, एंड देन फ्रेंच, और इस तरह से जब मॉडर्न इंग्लिश में पहुंचा तो हमें इस शक्ल में नज़र आया, जिसको आज हम ए पढ़ते भी हैं और इसको अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। सेकेंडली बात करते हैं हम लेटर बी की। लेटर बी का जो इस्तेमाल है ये पुराने ज़माने में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा तरीके से किया जाया करता था, लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज हुआ और एमुलेट हुआ तो इसको आज हम इस शक्ल में देख पाते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं सी की। शुरुआत में जो हमारे पास अल्फ़ाबेट का एक लेटर सी है, इसको एक स्टिक की तरह लिखा जाया करता था। एक स्टिक एक डंडी की नुमा होता था और बाद में ये चेंज होता होता हमें इस कंडीशन के अंदर मिला। उसके बाद बात करते हैं लेटर डी की, जिसके बीच बारे में दो अलग अलग ख्यालात मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की नुमा शक्ल में पहले लिखा जाया करता था और कुछ लोग इसको मछली की फ़िश, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस कंडीशन के अंदर इसका शुमार करते हैं और बताते हैं कि ये इस तरह की कंडीशन में पहले लिखा जाया करता था। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो डी है, जो इस खिड़की नुमा शक्ल से हमारे पास आया है, और दूसरे नंबर पर जो मछली की शक्ल के अंदर जो ये ड के साउंड का इस्तेमाल करते थे, वो जाकर आगे डेल्टा की सिंबल बना, जिसको आज हम अपनी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, आपको जिस स्क्रीन पर इस तरफ एक इजिप्शियन पर्सन नज़र आ रहा है, इसके पीछे बहुत अजीब कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मतलब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी जो रिसेंट वीडियो है वो मिल जाएगी, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि इंग्लिश लेटर का जो 11% है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अल्फ़ाबेट है वो ई है। जी हाँ, उसकी शुरुआत इन्हीं आदमी से हुई। इजिप्शियंस लोग जो थे, या फिर अगर हम बात करते हैं पुरानी लैंग्वेज की, तो जब इंग्लिश स्टार्ट हुई तो तब जो है वो ई का जो साउंड था वो यही इन्हीं से ही जो है ना वो प्रोनाउंस किया जाता था और लोग इन्हीं से ही जो है वो ई का साउंड प्रोनाउंस करते थे। लेटर ऑन ये चीज़ चेंज होती गई और तब्दील होती गई। बाद में इनको जर्मन्स ने अलग तरीके से इस्तेमाल किया और रोमन्स ने अलग तरीके से इस्तेमाल किया, और जब बात आई हमारी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होने की तो हमें ये अपनी इस शेप के अंदर मिला। अब बात करते हैं अगले अल्फ़ाबेट लेटर की, जो कि सबसे पहले ऐसा दिखता था। यकीनन ये जो हमारे सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको, ये एक ऐसा टूल था और एक ऐसा वे ऑफ राइटिंग था जिससे हमारी मॉडर्न इंग्लिश के 4 से 5 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स निकलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर एफ की, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर वाई की, यू की, डब्ल्यू की और वी की। जी हाँ, ये 5 ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं जिनकी शुरुआत जो थी वो इसी सिंबल से हुई थी, और लेटर ऑन लोग इनको इस्तेमाल करते गए और ये अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल होती गई, और इनकी साउंड की वजह से जो है वो इनको अलग अलग तरीक़ों में इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एफ़ की, तो एफ़ भी यकीनन इसी सिंबल से निकला हुआ है और इस तरह से मॉडर्नाइज़ होता होता हमारे पास इस शक्ल में हमें मिला। यहाँ पर जी के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुराने ज़माने में जो क और ग का साउंड था वो दोनों का दोनों सी की मदद से लिखा जाया करता था और लोग सी की मदद से दोनों साउंड्स को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने जो सी था उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लाने से, उनको थोड़ा सा वेरिएट करने से जो जी का एक अल्फ़ाबेट अलग बना दिया, जिससे लोग बाद में जी का साउंड अलग से प्रोनाउंस करने लगे। अब बारी है एच की। तो एच जो आप सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर
एक खिड़की नुमा बनी हुई निशानी देख रहे हैं, एक सिंबल देख रहे हैं, तो एच इसी से ही एवोल्यूट हुआ है। शुरुआत के अंदर ये इस तरह से लिखा जाता था, बाद में लोग क्या करने लगे, इसको जब नॉर्मन्स और ये जर्मन्स के पास आया तो लोग इसको तब्दील करने लगे और स्लोली ग्रेजुअली ये एवोल्यूट होता होता हमारे पास इस मॉडर्न शेप के अंदर आया और इसको हम मॉडर्न शेप के अंदर इस तरह से लिखते और इसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं आई और जे की। जी हाँ, आई और जे तकरीबन दोनों ही सेम साउंड के साथ ओल्ड इंग्लिश में और उससे पहले इस्तेमाल होते थे, और इनका साउंड जो है वो इसी तरह से पहले भी यूज़ होता था और लोग इसको इस्तेमाल करते थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये आपके सामने दी हुई सैम्बल या तो फिर इससे या फिर फ्रॉम द साइन ऑफ अ हैंड, इनकी प्रोनाउंसिएशन को लोग इस्तेमाल करते थे और इनकी प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में सून सून ये बात चेंज होता गया और बाद में हमारे पास ये आई और जे की कंडीशन के अंदर हमें मिला। अब बात करते हैं के की। तो के भी इसी तरह से सबसे पहले जो है जो जिसको इजिप्शियन से इस्तेमाल करते थे वो एक हाथ की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता था। एक हाथ से फिर ये एवोलेट होता होता हमारे पास अभी अपनी इस कंडीशन के अंदर आया जिसको आज हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट एल। तो जो एल है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, ये स्टार्टिंग के अंदर एक हुक नुमा एक निशानी होती थी जो कि आपके सामने स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। इसी निशानी की तरह ये लगता था और दिखता था और लोग इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली द टाइम चेंजेस एंड द पीपल चेंज, द era is changed, so it is changed in that particular symbol that we are using today। और इसी के साथ साथ जो हमारा एम है वो एक पानी की लहर की मदद से इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता था, और बाद में इस पानी की लहर को उन्होंने शॉर्ट करके जो है हमारे पास हमारा एम बना दिया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एन की, तो एन इन ओल्ड टाइम एक सांप, एक स्नेक जो था उसकी शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करवाया जाता था। बाद में उन्होंने उसका जो है वो फेस हटाया और इसको जो है वो थोड़ा सा कर्व देकर हमारे पास एन की शक्ल में हमें प्रेजेंट किया, जिसको आज हम एन पढ़ते हैं और प्रोनाउंस करते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं हम ओ की, तो ओ जो है जिसको इजिप्शियंस इस्तेमाल करते थे वो एक आई की फॉर्म में होता था, एक आँख की शक्ल होती थी जिसके अंदर इस ओ को रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन बाद में स्लोली ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ तो ये जो आई की शक्ल है वो एक ओ में चेंज हो गई। लेटर पी, ये एक सिंपल कर्व के फॉर्म में लिखा जाया करता था और इसको कर्व के फॉर्म में इस्तेमाल करते थे। अगर देखा जाए तो एक हद तक ये काफ़ी ज़्यादा एवोलेट हुआ है, मतलब एक कर्व से और इस तरह से पी बनना, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर हम बात करें सबसे लेस चेंज्ड अल्फ़ाबेट की, तो वो यकीनन क्यू है। आपके सामने दी गई शेप ये तकरीबन क्यू नुमा ही लगती है, और अक्सर छोटे बच्चे जब अपनी राइटिंग कर रहे होते हैं तो वो क्यू को कभी कभार इस तरह भी डाल देते हैं, और इस तरह की सैम्बल काफ़ी जगहों पर हम लोग और भी देखते हैं और इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक सिंपल सैम्बल थी जिसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, इसकी जो सेंटर वाली लाइन आपको नज़र आ रही है यही बस चेंज हुई और इसको हम ऐसा क्यू इस्तेमाल करने लगे। सबसे कम चेंज होने वाले अल्फ़ाबेट से अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा चेंज होने वाले अल्फ़ाबेट की तरफ। जी हाँ, आप सही समझे, अब बात कर रहे हैं आर की। ये सामने दिखने वाला एक राजा की एक जो शक्ल है, ये पहले ज़माने में आर के सिंबल के तौर पर यूज़ होती थी और इसके साउंड के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, ये इस शक्ल से होती हुई इस कंडीशन के अंदर जो ये आर हम रिसेंट लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं इस तक पहुंची। इंडीड ये सामने नज़र आने वाली शेप को देखकर आपके माइंड में पहला अल्फ़ाबेट यही आएगा कि ये यकीनन डब्ल्यू ही होगा। ऐसा नहीं है, यकीनन ये जो शेप आपके सामने नज़र आ रही है ये डब्ल्यू की नहीं बल्कि एस की है। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल सिंबल आपके सामने नज़र आ रहा है ये स्लोली ग्रेजुअली टाइम टू टाइम चेंज हुआ, और इसी अल्फ़ाबेटिकल सिंबल को बाद में हम लोग एज अ एस इस्तेमाल करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट टी। तो टी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर क्यू की तरह थोड़ा ही चेंज हुआ है। बस ये जो प्लस का निशान आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ ये चेंज हुआ कि इसमें जो टी का जो सेंट्रल एक सिंबल है इसको उन्होंने जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड किया और ऊपर करके इसको जो है वो इस शेप के अंदर हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया, जिसको आज हम टी की तरह पर प्रोनाउंस करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं।
तो जो लेटर यू है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा लेटर है जो उसी सिंबल से डाइवर्ज हुआ है जिससे हमारे पास वी, डब्ल्यू, एफ और जो ये यू है, ये सारे एक ही सिंबल से जो है वो डाइवर्ज हुए हैं। तो ये सून और स्लोली और ग्रेजुअली चेंज होता होता हमारे पास इस शेप में जो है ना वो पहुंच जाता। इस तरह से बात करते हैं वी की, तो वी और यू को दोनों एक ही फैमिली का मेंबर समझा जाता है और वी का जो स्टार्ट है वो भी जर्मन पीपल्स ने किया था। इससे पहले वी का कोई साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं पाया जाया करता था। तो ये स्लोली ग्रेजुअली यू की तरह शक्ल अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी इनमें फ़र्क है, लेकिन ये दोनों एक ही तरह की शेप्स में नज़र आते हैं और हमको इनको एक ही तरह से जो है वो लिखते हैं, सिर्फ थोड़े से चेंज की मदद से। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू के साउंड में से भी आपको लगेगा डबल यू, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि जो जर्मनिक पीपल्स थे उन्होंने वी का इन्वेंट किया था और इसको वो यी के साउंड से ही प्रोनाउंस करते थे। तो इन्होंने ही ये दो वी को जब मिलाया तो ये डबल यू बना। उनके लिहाज से वो इसको जब यू ही प्रोनाउंस करते थे तो दे कॉल इट एज अ डबल यू। आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये एक क्रॉस और एक प्लस की तरह का बना हुआ स्ट्रक्चर जो 3-4 सिंबल से बना हुआ है, ये हमारे पास एक्स की जो शुरुआत है उसमें ये इस्तेमाल होता था और एक्स की जो शुरुआत है हमारे पास इन्हीं सैम्पल से हुई थी। और इससे पहले मैं आपको ये बात भी बता चुका हूँ कि वाई की जो शुरुआत थी वो उसी लेटर से और उसी सैम्पल से हुई थी जिससे हमारे पास यू और एफ वगैरह की शुरुआत हुई थी। तो जो जेड है, ये सबसे पहले आई नुमा एक शेप थी जो आपके सामने नज़र आ रही होगी, इसी में इस्तेमाल किया जाता था। तो बाद में इन्होंने इसको जो सेंटर वाला एक लाइन है उसको उन्होंने थोड़ा सा टेढ़ा किया और उसको जो है वो जेड बना दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू गेट इन्फॉर्मेशन, सो लाइक माई वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन। दैट्स वाई इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।